अन्य मुलायम सिंह यादव जी जब सत्ता में आए तो मुसलमान भाइयों को रिक्शा पकड़ा दिया। ये कितना बड़ा पावर है, बताएं आप। कितनी खुशी हुई होगी उन मुसलमान भाइयों के घर में जब रिक्शा मिला होगा। जहां मुस्लिम बस्तियां हैं वहीं समस्याओं का अंबार क्यों, जबकि आप मुस्लिम विधायक हो, मुस्लिम सांसद हो। अखिलेश जी उनको बुला करके सफाई में डांस दिखा रहे थे। अरे उनकी गैरत मर गई थी क्या? उनका जमीर मर गया था, उनका ईमान खत्म हो गया था। और भारतीय मुसलमान को संविधान वो हक देता है जो हम हिंदुओं को देता है। हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी को लोग कल तक मुसलमानों की पार्टी की टैग लगाते थे। सबसे पहला ब्राह्मण मैं शामिल हुआ, हिंदू पहले सबसे पहला मैं शामिल हुआ इस पार्टी में। देखिए सपा प्रवक्ता कहता है कि आपसे गठबंधन तो है लेकिन चुनाव न लड़े। अरे भैया तेरे बाप का राज चल रहा। लेकिन मनमोहन जी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगता है कि बी टीम के रूप में काम कर रही है, क्यों ना भाजपा से ही आप लोग सेटिंग कर लेते सीटों को लेकर। मिशन 2027 की तैयारियां जोरों शोरों पर तमाम पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन साथियों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की 2 रैलियां वे पूरा माहौल बदल चुका है, यानी कि पूरा माहौल तब्दील हो चुका है जनता में। तो हम लोग 18 तारीख को जिस तरीके से सहारनपुर में पहुंचेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, तो तमाम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम बड़े बड़े नेता सहारनपुर में पहुंच रहे हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है मनमोहन झा जी, जो कि लगातार आप लोग देखते हैं कि सक्रिय रहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मनमोहन जी, कई दिन से आप लोग सहारनपुर में आए हुए हैं, तो कैसा माहौल देख रहे हैं? पूरा गेम बदल देंगे, पूरा गेम बदल देंगे। और सहारनपुर की जनता का जो प्यार मिल रहा है, सहारनपुर की जनता बेकरार है, बेचैन है। 18 तारीख की वो घड़ी का इंतजार कर रहा है जिस घड़ी में हमारे महबूब इस सहारनपुर की सरजमी पर अपने कदम को रखेंगे और एक नया इतिहास आप लोग खुद लिखना प्रारंभ कर देंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं जो आज होने जा रहा है। लेकिन गेम कैसे बदलेंगे? जनता की ताकत से। जो जनता है, आज जनता स्वतः ही हमारी ओर आ रहा है। जनता कहता है कि आपसे बेहतर लीडर हिंदुस्तान में हमने कहीं नहीं देखा। जितने भी नेता हमने चुना सबके सब हम पे शासन तो किया, हमारे उद्धार के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। और आपके नेता को जब मैं बारीकी से देख पाता हूँ तो ऐसा लगता है कि ईमानदार लीडर है और इनके हाथों में अगर बागडोर दी गई तो उत्तर प्रदेश की फिजा, उत्तर प्रदेश की विकास की रफ्तार, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की बेरोजगारी की जो बाढ़ आई हुई है उन सबको ख़त्म करने का काम हमारे नेता और हम लोग करेंगे। लेकिन मुसलमान कैसे छोड़ेंगे अखिलेश यादव जी का साथ और कैसे छोड़ेंगे मायावती जी का साथ? भाई जब जब सरकार आई है तो एक पावर दी है मुसलमानों को, बहुजन ने भी और जो है समाजवादी पार्टी ने भी, चाहे वो आजम खां के रूप में हो चाहे फिर नसीबुद्दीन सिद्दीकी के रूप में हो। हाँ, पावर दी है, मैं मानता हूँ। माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब सत्ता में आए तो मुसलमान भाइयों को रिक्शा पकड़ा दिया। ये कितना बड़ा पावर है, बताएं आप। कितनी खुशी हुई होगी उन मुसलमान भाइयों के घर में जब रिक्शा मिला होगा। पावर मिला, बहन जी आई। जिस शराब से इस्लाम धर्म नफरत करता है उसका मंत्रालय उनके हाथ में सौंप दिया। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। और आजम साहब जो हमेशा से सच के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि आजम साहब को मैं करीब से जानता हूँ। समाजवादी पार्टी में हमने 22 साल की राजनीति की है और समाजवादी पार्टी में अगर ईमानदारी के नाम पर किसी नेता की कसम खाई जा सकती है तो वो सिर्फ आजम खां साहब है। लेकिन आज उनकी बेबाक आवाज़, अपने लोगों को जगाने का अंदाज, सरकारों पे तंज कसने का अंदाज न सपा के सुप्रीमो को अच्छा लगा, न ही जो प्रतिद्वंदी सरकार बनी हुई है सांप्रदायिक सरकार उनको अच्छा लगा। और उसी का नतीजा है कि आज आप देखें कि आजम साहब को बकरी चोर बना देता है, किताब चोर बना देता है, जमीन चोर बनाने का काम करता है, भूमाफिया बनाने का काम करता है। कितनी बड़ी विडंबना है। और इतनी बड़ी ताकतवर विपक्ष होते हुए भी ऐसा लगता है कि एक छोटा मोटा कोई अपराधी जेल के किसी कोने में पड़ा है। ये सरकार, ये तो ताकत मिली ना मुसलमानों को, तो अब मुसलमान समझ चुका है। मुसलमान समझ चुका है। अब मुसलमानों को मुसलमान एमएलए, मुसलमान एमपी नहीं चाहिए। मुसलमानों को अब मुसलमानों का एमएलए, मुसलमानों का एमपी चाहिए। और इस बात को हम लोग समझाने में बहुत हद तक कामयाब रहे हैं लोगों को। और लोगों ने समझा है कि आप देखो, हज़रत इमाम हुसैन की हत्या किसने की? कलमा पढ़ने वालों ने ही की ना।
तो ये मत सोचो आप कि अगर वो सामने मुसलमान है तो वो आपके हक की बात करेगा। अरे आप मुसलमान हो, आप ईमान नहीं रखते हो, मैं हिंदू हूँ लेकिन ईमान रखता हूँ। आप मुसलमान हो, आपके पास ईमान नहीं है, और मैं हिंदू हूँ लेकिन ईमान है, मैं बैरिस्टर साहब का सिपाही हूँ, मैं आपकी पूरी खिदमत करूँगा, सेवा करूँगा, आप ताकत तो दो। लेकिन जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 रैलियाँ की है, चाहे बहराइच में की हो चाहे फिर नगीना में की हो, वहाँ पर किया है जहाँ पर मुस्लिम खुद विधायक हैं। अब सहारनपुर में आ लिया है मामला खेल बिगड़ाने। नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा ना आपसे कि हजरत इमाम साहब की हत्या करने वाला कोई हिंदू नहीं था। अब ये मुसलमानों का चोला पहन करके मुसलमानों को लूटने का सिलसिला अब खत्म। मटेरा में आज भी चलने के लिए पगडंडियां नहीं है। कल भी ट्रांसफार्मर में आग लगाया, वहाँ हमारे शौकत साहब ने उसको ट्वीट करने का काम किया है। यानी कि जर्जर हालात में लोग रहने को विवश हैं। आखिर क्यों? जहाँ मुस्लिम बस्तियाँ हैं वहीं समस्याओं का अंबार क्यों? जबकि आप मुस्लिम विधायक हो, मुस्लिम सांसद हो, आपको संवैधानिक अधिकार है कि आप अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास आप अपने कोटे से भी करा सकते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री से आप संवैधानिक रूप से लड़ करके अपने क्षेत्र का विकास करा सकते हैं। लेकिन यथा स्थिति में आप उनको छोड़ देते हो कि चलो रिक्शा चलाओ, चलो फल लगाओ, चलो पंचर लगाओ। अरे भाई, मुसलमान का बच्चा अब्दुल कलाम बनना चाहता है, मुसलमान का बच्चा जो है कैप्टन वीर अब्दुल हमीद बनना चाहता है, मुसलमान की बेटियां सोफिया कुरैशी बनना चाहती है। लेकिन बड़ी विडंबना है कि ये मुसलमान का चोला डाल करके मुसलमान को ही लूटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ रैलियाँ हो रही है वहाँ पर तो खुद मुस्लिम विधायक हैं, और इस पार्टी को हमेशा कहा जाता है कि मुस्लिमों की पार्टी है। तो साहब यही तो मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान हैं वो, लेकिन मुसलमानों के नहीं है ना। मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ से मुजफ्फरनगर की दूरी कितनी होगी हुजूर? जब मुजफ्फरनगर जल रहा था 35 विधायक थे मुसलमान। क्या कर रहे थे वो? अखिलेश जी उनको बुला करके सफाई में डांस दिखा रहे थे। अरे उनकी गैरत मर गई थी क्या? उनका जमीर मर गया था? उनका ईमान खत्म हो गया था? कहाँ चले गए थे वो? वहाँ आपके बहन बेटियों की आबरू के साथ खेला जा रहा था। अरे 35 के 35 जाके सिर्फ बैठ जाते तो वो सुरक्षित हो जाते, लेकिन इन्होंने डांस देखना स्वीकार किया, मुजरा देखना स्वीकार किया, लेकिन अपनों की अस्मत को लूटता हुआ बचाने का प्रयास कतई नहीं किया। तो अब आप बताएं कि वो मुसलमान विधायक बेस्ट या ये पंडित बेस्ट जो मुसलमानों के लिए लड़ना और मरना चाहता है, मुसलमानों को उसका हक और अधिकार दिलाना चाहता है? तो ये बैरिस्टर साहब की यही खूबसूरती है, और बैरिस्टर साहब ऐसे ही कार्यकर्ताओं को प्रमोट भी करते हैं। आपकी लड़ाई अखिलेश यादव जी से है या फिर भारतीय जनता पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो MIM के नेता जो है नरम दिखते हैं, और जो है अखिलेश यादव जी के तरफ जो है तेवर बड़े दिखते हैं। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में शासक है, लेकिन मुसलमानों की जो ये स्थिति है, ये पिछले 78 में से 14 वर्ष निकाल दें, इतने दिनों में मुसलमानों के हित के लिए कौन सा ऐसा कार्य किया, ये मैं आपसे और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा सबसे पूछना चाहूँगा। और भाजपा की जहाँ तक बात है, देखिए, भाजपा और अदर पार्टियों में अंतर सिर्फ इतना रह गया है कि भाजपा सीने पे मारती है, कह के मारती है, और ये जो पार्टियां हैं ये पीठ पीछे खंजर भोंकने का काम करता है। तो अरे सीने पे मार के कम से कम शहीद तो कहलाते हैं, और भगोड़ा तो नहीं कहलाएंगे पीठ पीछे मारेगा तो। लेकिन गठबंधन में कोई पार्टी लेने को तैयार नहीं है। उधर बिहार में तेजस्वी ने खूब तालियां और थालियां बजवाई, और मात्र 4 सीटों के लिए आपने कहा कि 4 सीट दे दीजिएगा। इधर भी यही हो रहा है, आपकी कोई सुन नहीं रहा है। अभी जो है प्रवक्ता जी का बयान आता है सपा के, कहते हैं कि पार्टी में आ जाएंगे लेकिन टिकट नहीं होंगे। अब देखिए, आशुतोष वर्मा जी का जो बयान था सपा प्रवक्ता का, वो बयान कहीं ना कहीं तानाशाही की ओर इशारा कर रहा है, और इस बयान से उत्तर प्रदेश के खास करके हमारे मुसलमान भाई बहुत कुछ सीखने का कार्य किए हैं। वो समझ चुके हैं कि ये समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमानों को वोट को लेना पसंद करते हैं, मुसलमान लीडर को पसंद नहीं करते हैं। और यही हम भी कहते आ रहे हैं लोगों से, हमारे नेता भी यही कहते आ रहे हैं कि भाई आप में से नेता बनो ना, जो आपके लाइन में बैठा हुआ जो ईमानदार व्यक्ति उसे चुन के खड़ा करो, जो आपके हक और हुकूक की बात कर सके। आपके घरों पे बुलडोजर आने से पहले वो आपके घर के पास खड़ा मिले, आपके बेटे पे फर्जी मुकदमा होने से पहले वो थाने में खड़ा मिले, आपके बेटे का फर्जी एनकाउंटर होने से पहले एक्सपोर्ट पर वो खड़ा मिले। ये सब काम करना होगा आपको,
ये लोकतंत्र है। मुसलमान, यहाँ का जो मुसलमान है, कोई पाकिस्तानी मुसलमान तो है नहीं, कोई अफगानिस्तान और सऊदीया का तो है नहीं मुसलमान। वो बाइज्जत भारतीय है और भारतीय मुसलमान को संविधान वो हक देता है जो हम हिंदुओं को देता है। लेकिन मनमोहन जी, एक सवाल ये भी है, जहाँ पर MIM पार्टी का घर है, गढ़ है, जहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मजबूत है तेलंगाना में, वहाँ पर तो 7 विधानसभा सीटों पर मात्र चुनाव लड़ते हैं। जी। ठीक है। और यहाँ पर यूपी में, जहाँ पर उनकी कोई नींव भी नहीं रखी गई अभी तक, ठीक है, यहाँ पर आगे हल्ला मचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भैया इशारा ये आता है कि भाई कुछ ना कुछ तो खेला है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पूरे तेलंगाना में मुसलमानों की संख्या 32 लाख है, 32 या 22 लाख के समथिंग है पूरे तेलंगाना में, जिनमें 7 सीटों पे मैं लड़ता हूँ, 8 सीटों पे लड़ता हूँ। जनता कभी 8 दे देती है, कभी 7 दे देती है। और बाकी सीट जहाँ भी है वहाँ चंद मुसलमान हैं और हम नहीं चाहते कि वहाँ भाजपा जीत जाए, इसलिए उस सीट को हम फ्री छोड़ते हैं। और हैदराबाद के मुसलमानों की आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति आप बेहतर समझ पाएंगे कि वहाँ का हर मुसलमान मजबूत है कारोबार से, शिक्षा से। और उत्तर प्रदेश में करोड़ों की तादाद में 3 करोड़ लगभग मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और 110 सीट ऐसा है जिस पे मुस्लिम वोटों से विधायक बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालात जो है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दलित से भी बदतर है, दलित से बदतर है। तो भाई जहां मजबूत है उसकी क्या हम मदद करें, और वहां हम भाजपा को जिताना नहीं चाहते, इसलिए हम आपको कम सीटों पे चुनाव लड़ते हैं ताकि जो थोड़े थोड़े वोट है वो न बिखरे। और यहाँ पे आप जहाँ हमारी ताकत है वहाँ हम अपने लोगों को लड़ाएंगे। वहाँ पर तो भाजपा नहीं जीते, लेकिन यहाँ पर तो आकर उन्हीं की टांगे खींच रहे हैं जो खुद पहले विधायक है, वे भी मुस्लिम हैं। यहाँ पर भी बड़ा दिल दिखा दो, क्या दिक्कत है? मुस्लिम होना पर्याप्त नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ जी, और राम मंदिर में भी ब्राह्मण था। मैं तो चोर नहीं हूँ, हमने तो चंदा दिया है और वो ब्राह्मण वहाँ चोरी कर रहा है ना, तो चोर को चोर कहना पड़ेगा आपको। हर जगह जाति का एंगल देख करके आप न्याय का तराजू को डगमगाने का प्रयास न करें। फिर हम में और आप में और भाजपा में क्या अंतर रह जाएगी? भाजपा जाति देख के ही तो न्याय करने की बात करता है ना। तो हम जाति देख करके न्याय की बात नहीं कर रहे हैं, हम जुल्मी देख करके न्याय करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इतना तो आप लोगों को पता है कि अगर हम लोग अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं कुछ नहीं हो पाने का। नहीं। मात्र 1 या 2 MLA निकल सकते हैं, वो बड़ी मेहनत से। देखिए, ये आपकी नज़रिया कह रहा है कि 1 से 2 MLA निकलेगा, हमारी नज़रिया कहता है कि हम 70 सीटों पे जीतने जा रहे हैं। और इस बार उत्तर प्रदेश का बागडोर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में होगा और जनता को न्याय मिलेगा। यहाँ सिर्फ राम राज्य कहा जाता है, लेकिन है रावण राज्य। जिस दिन हमारे हाथों में ताकत होगी, राम राज्य स्थापित होगा, सबको बराबर का न्याय मिलेगा, हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर मैं सड़कों पे हनुमान चालीसा पढ़ूंगा तो मेरा मुसलमान भाई नमाज भी पढ़ेगा, कोई बुलडोजर नहीं जाएगा उन्हें पकड़ने। लेकिन कैसे जीत जाएंगे 70 सीटें? कैसे हो जाएगा मामला? कुछ तो बताए लोगों को कि भाई ये हमारे पास समीकरण है। इस तरीके से समीकरण, देखिए, जातीय समीकरण एक अलग राजनीतिक फंडा है, एक अलग फंडा है। लेकिन जब आप जनता के दिलों पे राज करने लगते हो ना, आज आप हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी को लोग कल तक मुसलमानों की पार्टी की टैग लगाते थे। सबसे पहला ब्राह्मण मैं शामिल हुआ, हिंदू पहले सबसे पहला मैं शामिल हुआ इस पार्टी में। और आज आप नज़र उठा के देख लें, हजारों की तादाद में हमारे हिंदू भाई बैरिस्टर साहब को अपने कंधे पर बिठाने के लिए बेकरार है। क्या हिंदू भाई को शोषित नहीं किया जा रहा है? हिंदू भाई का शोषण नहीं हो रहा है? भाजपा के मोहल्ले में आप चले जाए, भाजपा के नेता हिंदू भाइयों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो सब के सब बेकरार हैं। जैसे ही मुस्लिम भाई संगठित होंगे, जब तक आपका अपना समाज आपके साथ नहीं होता है, दूसरा समाज आपको साथ नहीं देता है। ये प्रैक्टिकल में है, घर में ही है। अगर 4 भैया आप हो और 4 भाई एक नहीं तो बाहर वाला अपना मज़ा लेता है। तो अब यहाँ के मुसलमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के झंडे के नीचे होंगे और सर्व समाज के लोग इस पार्टी को साथ देगा, क्योंकि लोगों को ईमानदार नेतृत्व चाहिए और संवैधानिक कुर्सी वो ताकत देती है कि सबको बराबर का अधिकार दे, और वो हम देने में सक्षम रहेंगे। गठबंधन से चल रही है किसी पार्टी से बात? देखिए, हमारे नेता बैरिस्टर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि अगर वो भाजपा को हराना वाकई दिल से चाहते हैं
तो मैं 10 कदम चलने को तैयार हूँ। अब आप बताएं, राजनीति में झुकने का पैमाना क्या हो सकता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुसलमान भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि कहाँ तक झुकूँ, कहाँ तक आप हमारे बैरिस्टर साहब को झुकाना चाहते हैं? आप जो कह दे वो मैं करने को तैयार हूँ। अरे उलेमा तक की बात हमारे नेता ने नहीं काटा। हमारे नेता से कहा गया कि आप लोकसभा चुनाव न लड़े, भाजपा जीत जाएगी, हम नहीं लड़े। इससे पहले भी कहा गया कि गठबंधन में आपको 5 सीटें 10 सीटें दे दी जाएगी, हमने कहा ठीक है। लेकिन लास्ट में जाकर के हमें अछूत बना दिया जाता है, यानी कि रमजान के महीने में आकर के हमारा पकौड़ा तुम्हें अच्छा लगता है, हमारा खजूर तुम्हें अच्छा लगता है, और रोज़ा रखता कौन है? हमारे मुसलमान भाई। खजूर किसका होता है? मुसलमान भाई का। पकौड़ा कौन बनाते हैं? हमारी मुसलमान माँ बहनें बनाती है। और उसे हम आपकी टोपी लगा ले तो हम आपके हमदर्द हो जाएंगे? कतई नहीं हो सकते हम आपके हमदर्द। अगर आप हमें लाख प्रयास कर लो टोपी पहनाने का, मैं आपका टोपी नहीं पहनूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, सनातनी हूँ। मैं तिलक लगाऊंगा और आपको भी मैं तिलक नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आपके लिए भी वो आराम है और मेरे लिए भी आराम है। और जो अपने मजहब का ना हो, जो अपने धर्म का नहीं हुआ, क्या आप उम्मीद कर सकते हो कि वो समाज का साथ देगा? तो ये सब बातें समझनी पड़ेगी उत्तर प्रदेश की आवाम को। मनमोहन जी की लड़ाई यादवों से भी बड़ी रहती है कि आप तुलना कर देते हैं यहूदियों से। मैं आपका बयान देख रहा था। जी, देखिए, हर यादवों से मेरी लड़ाई नहीं है, हमारी सपा की यादवों से लड़ाई है। अब आपने देखा ना किस तरीके से सपा प्रवक्ता कहता है कि आपसे गठबंधन तो है लेकिन चुनाव न लड़े। अरे भैया, तेरे बाप का राज चल रहा है, तानाशाही चलाएगा तू? अरे भैया, हम राजनीति कर रहे हैं, हम कोई भैंस चराने का काम तो नहीं कर रहे हैं, कोई तेरे तरह हम मुजरा सुनने का काम तो नहीं कर रहे हैं कि पूरे 5 साल हम गए नाचे और चुनाव के वक्त में हम घर में जाके बैठ जाएं। तो भैया, हमें भी जगह दो, संवैधानिक रूप से हमें जगह दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार है। और अगर नहीं तो चल छोड़ दे साथ मेरा, मुझे चलना आता है, हर आग से वाकिफ है, मुझे जलना आता है। लड़ा जाएगा, बिल्कुल जम के लड़ा जाएगा साहब, जम के लड़ा जाएगा साहब। और इनको इनकी औकात बता दी जाएगी कि तेरी औकात वहीं तक सीमित है। तो 7% के नाम पर सत्ता में 4 बार तुझे उत्तर प्रदेश की जनता ने बैठाने का काम किया, और जो 22% है, आज उसके हालात पे रोने का भी समय तेरे पास नहीं है, ट्वीट करने का भी समय नहीं है। तो ये सारा सवाल जवाब जैसे जैसे चुनाव आता जाएगा आप देखेंगे मास्टर स्ट्रोक होगा। लेकिन मनमोहन जी, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का आरोप लगता है कि बी टीम के रूप में काम कर रही है, क्यों ना भाजपा से ही आप लोग सेटिंग कर लेते सीटों को लेकर? देखिए, आरोप तो लगेंगे हम पे। आपने हमें अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कि गरीब का बेटा अगर बढ़िया कपड़ा पहन के घूम ले रोड पे तो कहेगा या तो कहीं से मार के लाया साला या किसी का मांग के लाया। अब उसकी तहकीकात में लग जाएंगे, वो लोग परेशान हो जाएंगे। वही हालात इन लोगों का है। ये लोग नहीं चाहते कि मुसलमान का लीडर बने, इसलिए हमें बार बार बी टीम कह करके अपमानित करने का काम करता है। लेकिन हम भी इतने बेशर्म हो गए हैं कि ऐसे झाड़ करके निकल जाते हैं कि भैया हम पक्के हिंदुस्तानी, सच्चे हिंदुस्तानी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर साहब जिंदाबाद। जिसके पास इतना ईमानदार लीडर हो, उसका कार्यकर्ता कभी कमजोरी हो ही नहीं सकता। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सहारनपुर में 18 तारीख को 5 बजे पहुंचेंगे और 2027 का बिगुल इस रैली के माध्यम से फूकेंगे। सपा प्रवक्ता जी का बयान आता है, कहते हैं कि आप लोग हमारी उसमें सहयोग, मतलब आप लोग हमारे गठबंधन में आ जाए लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगी। तो मनमोहन जी ने उन पर भी बात की और साथ ही साथ आप लोगों ने पूरा इंटरव्यू देखा। जल्दी से कमेंट करें। मिलता हूँ फिर किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।